नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही, सूत्रों के हवाले से जुड़ी बड़ी जानकारी। पीएम मोदी कर रहे बैठक, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के साथ अहम बैठक। आतंकी हमले के बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। आतंकी हमले के बाद लगातार अलग अलग बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार बैठक ही कर रहे हैं, चाहे वो सेनाओं के साथ हो या फिर जो मंत्री हो, नेता हो, तमाम लोगों के साथ बैठक कर विपक्षी दल है उनके साथ भी आतंकी हमले को लेकर बैठक लगातार जारी है। और ऐसे में हर कोई आतंक के खिलाफ एकजुट खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में एक बार फिर से ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम बैठक कर रहे हैं और ये बैठक जो है रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के साथ जारी है। और पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार का एक और बड़ा एक्शन, ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो जारी है। बलूचिस्तान टाइम्स और बलूचिस्तान पोस्ट के एक अकाउंट पर रोक लगा दिए गए हैं। भारत में कई सारे पाकिस्तानी अकाउंट पर बैन लगाए गए हैं। भारत सरकार की यह बड़ी कार्रवाई, सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया है। हालांकि पाकिस्तान ने सवाल उठाए, अभिव्यक्ति की आजादी पर इसे हमला बताया। भारत पाक डिजिटल टकराव में एक और ये बड़ा कदम आपको बताते चले। भारत सरकार ने पाकिस्तान के दो प्रमुख समाचार पोर्टल, जिनमें बलूचिस्तान टाइम्स और बलूचिस्तान पोस्ट के ट्विटर, अब एक्स जो कि कन्वर्ट हो चुके हैं, अकाउंट पर जो है भारत में रोक लगा दिया गया है। और यह कदम भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालिया बढ़ता हुआ तनाव है, इसी के बीच और इसी को देखते हुए उठाया गया है। पाकिस्तान सरकार ने इस कार्रवाई पर चिंता जताते हुए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। हालांकि भारत सरकार ने खातों से जुड़े कंटेंट को राष्ट्रीय सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरे के रूप में देखा है। और यह कदम भारत में पाकिस्तान से जुड़े डिजिटल मीडिया पर बढ़ते प्रतिबंधों की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। बढ़ते आगे, दिल्ली में एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बीजेपी की अहम बैठक आज और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी दिल्ली में। ये जानकारी सामने आ रही है। अमित शाह और वरिष्ठ नेता इसमें शामिल और विधानसभा चुनाव को लेकर इस दौरान चर्चा भी हुई है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही, जहां आज अहम बैठक और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अमित शाह और वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई है। और वहीं आतंकी हमलों के मद्देनजर सीआईएसएफ को जिम्मेदारी दी गई है। हमलों की आशंका को लेकर सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। सीआईएसएफ को 2 इकाइयां जो है अभी फिलहाल संभालने की जिम्मेदारी मिली है। और ये जो इकाई है, श्रीनगर केंद्रीय कारागार और कोट भलवाल कारागार, ये वो 2 जगह है जहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। जल्द ही गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी जारी किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। सीआईएसएफ को ये जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी आतंकी हमले को लेकर उसको ध्यान में रखते हुए दी गई है। जम्मू कश्मीर की जेलों पर आतंकी हमलों की आशंका के मद्देनजर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीआईएसएफ की 2 इकाइयां श्रीनगर केंद्रीय कारागार और जम्मू के कोट भलवाल कारागार की सुरक्षा संभाल रही है। हालांकि इन इकाइयों को औपचारिक रूप से अभी मंजूरी का इंतजार है। और इस तैनाती का उद्देश्य आतंकवादियों और अन्य दुर्दांत अपराधियों की मौजूदगी वाले इन संवेदनशील कारागारों की सुरक्षा को मजबूत करना है। वही सीआईएसएफ की तैनाती से संबंधित जो औपचारिक मंजूरी है, संभावना है कि जल्द ही गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए जा सकते हैं। बढ़ते आगे, दिल्ली में आयोजित भारत जापान रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर जापान सरकार की एकजुटता के समर्थन के लिए उनका धन्यवाद जताया। उन्होंने भारत जापान रक्षा संबंधों को गहरा करने में जापान के योगदान की सराहना भी की।
बढ़ते आगे, संभल से खबर सामने आ रही, जहां सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर आ सकता है फैसला। कोर्ट का बिजली चोरी को लेकर सांसद पर दर्ज है मामला, आ जा सकता है कोर्ट का फैसला और सुनवाई की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। आपको बताते चले, तकरीबन 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लग चुका है और अब जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जा सकती है। संभल नगर क्षेत्र में स्थित है सांसद का आवास और बिजली चोरी का यह मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर अब कोर्ट का फैसला आ सकता है। खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही, जहां पुंछ में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़, 5 आईडी और 3 टिफिन बरामद किए गए। सेना और एसओजी का संयुक्त अभियान, बम निरोधक दस्ते ने विस्फोटकों को नष्ट किया है। तो पुंछ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ करने का यह मामला सामने आया, जहां 5 आईडी और 3 टिफिन बम बरामद किए गए हैं और बम निरोधक दस्ते ने विस्फोटकों को नष्ट कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के बालनोई सेक्टर में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी कि एसओजी ने एक संयुक्त अभियान में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है और इस अभियान में सुरक्षा बलों ने 5 आईडी और 3 टिफिन बम भी बरामद किए हैं। यह कार्रवाई जम्मू और कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में हाल के आतंकवादी हमलों के संदर्भ में की गई है, जिसमें बारामूला और गांदरबल जिलों में जिलों जो है वो हमले में शामिल है और इस लिस्ट में शामिल है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर बम निरोधक दस्ते की मदद से सभी विस्फोटकों को सुरक्षित जो है वो नष्ट कर दिया है और यह सफलता आतंकवादियों की साजिशों को नाकाम करने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन क्षेत्रीय सुरक्षा को बनाए रखने और आतंकवादियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बेहद जरूरी था। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां मौसम से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। यूपी के 20 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट, अगले 5 दिनों तक तेज बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है। बिजली गिरने की भी संभावना, सतर्क रहने की लोगों से अपील की गई है। प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ गाजीपुर, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर के साथ लखनऊ में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ये वो जगह है जहां बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। कई अलग अलग जिलों में जो मौसम को लेकर विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई अगले 5 दिनों तक और 20 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट ये जारी किया गया है। प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया के साथ कुशीनगर और लखनऊ ये वो जिले हैं। इनके अलावा भी अन्य कई सारे जिले हैं। अगर हम बात करें तो अभी तक 20 जिलों के नाम सामने आ रहे हैं, जिन्हें बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बढ़ते आगे, मणिपुर से बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है, जहां भारतीय सेना के स्पीकर कोर, असम राइफल्स और सुरक्षा एजेंसियों ने 27 अप्रैल को 4 मई के बीच 27 अप्रैल से और 4 मई के बीच मणिपुर के 4 जिलों में साझा ऑपरेशन चलाया। काकचिंग, टेंगनोपाल, विष्णुपुर और कांगपोकली में इस अभियान के दौरान 17 उग्रवादी कैडरों को पकड़ा गया है, जबकि 31 हथियार, 14 आईडी, ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सेना के मुताबिक यह ऑपरेशन क्षेत्र में शांति बहाल करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बढ़ते आगे, रांची से बड़ी खबर आपको बताते चले, बीजेपी का राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन प्रदेश के सभी जिलों में होगा। आयोजन और प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ता नारे लगाएंगे, पाकिस्तानी भारत छोड़ो जैसे नारे लगाए जाएंगे। तो ये रांची से जानकारी आपको बताते चले, जहां बीजेपी का राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी होने वाला है, चलने वाला है। अभियान चलाएगी बीजेपी। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है और प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित इस प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ता पाकिस्तानी भारत छोड़ो जैसे नारे लगाएंगे। प्रदर्शन के बाद सभी जिला उपायुक्तों को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा, जिसमें राज्य सरकार की नीतियों और कार्यों के खिलाफ पार्टी का विरोध दर्ज कराया जाएगा। और इस प्रदर्शन का उद्देश्य राज्य सरकार के खिलाफ जनता की आवाज को उठाना और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना बताया जा रहा है।
और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 और 6 मई को प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। वहीं ममता बनर्जी के दौरे पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि मुख्यमंत्री को पहले ही मुर्शिदाबाद जाना चाहिए था, लेकिन वे क्यों नहीं गई। बार बार मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, उनकी संपत्तियों को जलाया जाता है, लेकिन ममता बनर्जी ने कभी इस पर कुछ नहीं कहा। ममता बनर्जी वहां इतनी देरी से इसलिए जा रही क्योंकि वहां पर हिंसा के सभी चिन्ह मिटा दिए जाएंगे। ये तो मुख्यमंत्री जी को पहले जाना चाहिए था मुर्शिदाबाद, क्यों नहीं गए। वो यहाँ इमाम लोगों को बुला करके मीटिंग किया, उनका प्रशंसा किया, सम्मानित किया, मंदिर उद्घाटन किया, वहां गए। लेकिन जहां हाहाकार कर रहे थे हिंदू, और एक बार नहीं बार बार मुर्शिदाबाद मालदा में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, उनको घर छोड़ना पड़ता है, उनका संपत्ति को बर्बाद किया जाता है, जलाया जाता है। कभी ममता बनर्जी कुछ नहीं बोली और इस बार भी नहीं। और अब इसीलिए इतना देर जा रहे हैं कि वहां का सारा जो चिन्ह है, जो भी एविडेंस है, उसको मिटा दिया जाएगा। उनके साथ जो प्रेस वाले जाएंगे, उनको उनके सामने कोई एविडेंस नहीं रहेगा, कोई ऐसा चित्र नहीं रहेगा, क्योंकि 3-4 दिन के बाद से ही वहां रिपेयरिंग शुरू हो गया था। सरकारी अलग अलग दफ्तर के ऑफिसर जाके सीमेंट बालू लेके मंदिर को रिपेयरिंग करना, घर को रिपेयरिंग करना, यही करना शुरू किया था कि लोगों को पता ना चले कुछ ऐसा घटना हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी उसको नकार दिए। ये तो मुख्यमंत्री जी को पहले जाना चाहिए था मुर्शिदाबाद, क्यों नहीं गए। वो यहाँ इमाम लोगों को बुला करके मीटिंग किया, उनका प्रशंसा। बढ़ते आगे हावड़ा से एक बड़ी खबर सामने आ रहा है, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहलगाम आतंकी हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और ममता ने कहा कि हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी पार्टी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार के साथ है। हम फूट डालो और राज करो की नीति नहीं अपना रहे हैं। यह बयान सुरक्षा मुद्दों पर राज्य सरकार के समर्थन को दर्शाता है। मैं पहले देश का जो अभी चल रहा है इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इसमें तो हम कह दिया कि हमारा पार्टी पूरा पार्टी का साथ है। हम कभी इसको डिवाइड एंड रूल नहीं करते। मैं पहले देश का जो अभी चल रहा है। बढ़ते आगे प्रयागराज से खबर सामने आ रही, जहां संभल जामा मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई और एएसआई ने आज अपनी जवाबी हलफनामा दाखिल किया है और मस्जिद कमेटी अब अपना रीजॉइंटर करेगी। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट अगली सुनवाई 13 मई को करेगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही, जामा मस्जिद मामले में सुनवाई और एएसआई ने आज अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी और जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। तो ये जानकारी आपको बताते चले प्रयागराज से। और वहीं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया और उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि देश के लोगों ने इस हमले को लेकर गहरा आक्रोश जताया है और पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में माहौल बन रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार सही समय पर करारा जवाब देगी। पहलगाम आतंकी हमले ने जहां देश में उसकी निंदा भी की है, भर्त्सना भी की है, वही दुनिया भर में भी पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना है और भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है, बार बार किया है कि इस हमले का करारा जवाब भी दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, सही समय पे दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले ने जहां देश में उसकी निंदा भी की है, भर्त्सना भी की है। और दिल्ली सरकार ने बुलाया 2 दिन का विशेष सत्र। विधानसभा में स्कूल फीस नियंत्रण बिल पेश होगा और दिल्ली कैबिनेट ने पहले ही बिल को पास कर दिया है। 13-14 मई को आयोजित होगा दिल्ली विधानसभा का सत्र और इस दौरान अब दिल्ली सरकार ने ये विशेष सत्र बुलाया है 2 दिनों का और विधानसभा में स्कूल फीस नियंत्रण बिल पेश किया जाएगा। और वहीं 13-14 मई को आयोजित किया जाएगा दिल्ली विधानसभा का सत्र। कैबिनेट ने पहले ही दिल्ली कैबिनेट ने इस बिल को पास कर दिया है। और नोएडा में एसटीएफ ने नीट परीक्षा पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सेक्टर 3 से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो अभ्यर्थियों से 5-5 लाख रुपए लेकर परीक्षा पास कराने का झांसा देते थे और इनके पास से 6 मोबाइल फोन, 2 फर्जी आधार कार्ड और एक कार भी बरामद की गई। ये गैंग सैकड़ों छात्रों से ठगी कर चुका था।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा और पंजाब के जल विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी और जिसमें उन्होंने कहा कि पानी का कोई विवाद नहीं है और यह कानूनी रूप से पंजाब के पक्ष में है। भगवंत मान ने बताया कि जो पानी 1 साल के लिए दिया गया था वह हरियाणा ने 10 महीने में उपयोग कर लिया और अब 2 महीने का फालतू पानी मांग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब खुद पानी का उपयोग कर रहा है, हमारे पास फालतू पानी नहीं है। कोई विवाद नहीं है लीगली तौर पे, और आंकड़े जो हैं वो पंजाब के पक्ष में हैं। हमने जितना पानी उनको अलॉट किया था 1 साल के लिए, वो अपना 10 महीने में इस्तेमाल करके फालतू 2 महीने का पानी मांग रहे हैं। और उनके पास सिर्फ यही तर्क है कि पहले हमें मिलता रहा है जी 10-15 साल से, अब पहले वाली बात नहीं रही। हमने अपना कैनाल सिस्टम ठीक कर लिया। जब हमने ओथ ली थी 16 मार्च 2022 को, तब हम 21-22% पानी अपने खेतों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम 60% से ऊपर चले गए। हमने पाइपें दबा के खेतों तक पानी पहुंचाया, नहरों का, पुरानी कस्सियां, सूए, रजबाए हमने पुनर्जीवित किए। तो हमारा पानी, पंजाब का पानी हम खुद इस्तेमाल करने लगे। हमारे पास फालतू पानी। आगे नागपुर में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 गाड़ियों की आमने सामने टक्कर, दोनों वाहनों के ऊपर खच्चे और मौके पर ही 3 लोगों की मौत हुई है तो 2 अन्य गंभीर रूप से इसमें घायल भी हुए हैं। तो ये जानकारी आपको बताते चले, नागपुर में भीषण सड़क हादसा और हादसे में 3 लोगों की मौत होने की जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बताते चले नागपुर से, जहां हादसा और 2 गाड़ियों की आमने सामने टक्कर हुई है और इस दौरान 3 की मौत हुई और वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और वहीं पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने 3 अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिनका संबंध ब्रिटेन के गैंगस्टर धर्मप्रीत सिंह और तरनतारन के जस्सा पट्टी से बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 3 ग्लॉक पिस्तौल, 3 बेरेटा पिस्तौल, 20 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फोन और 1 स्कूटर बरामद किया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि ये तीनों अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल थे और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गिरोहों से भी जुड़े हुए थे। और मुंबई के पेडर रोड पर एक कपड़े के शोरूम में आग लगने की घटना सामने आई, जहां आग बताया जा रहा है सुबह 6:30 बजे के करीब लगी और शोरूम के ग्राउंड फ्लोर में फैल गई। शोरूम बंद होने की वजह से अंदर जाना मुश्किल हो गया, लेकिन आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों ने ग्लास डोर को तोड़ दिया और आग पर काबू पाया गया। इस घटना में 24 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 19 को बिल्डिंग की छत और 5 को पहली मंजिल से निकाला गया। फिलहाल आग पूरी तरह बुझ चुकी है और कूलिंग ऑपरेशन भी जारी है। और दिल्ली सरकार के मंत्री साहिब सिंह वर्मा ने एनडीएमसी के नियंत्रण कक्ष का दौरा कर विभिन्न कार्यों की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने सफाई, जलापूर्ति, बिजली व्यवस्था और मानसून से पहले की तैयारियों की जानकारी ली। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाए और शिकायतों का जल्द समाधान भी हो। उन्होंने तकनीकी व्यवस्था और निगरानी तंत्र की भी सराहना की है। बढ़ते आगे, 7 मई को रेल रोको आंदोलन का ऐलान। एमएसपी को कानून का दर्जा देने की मांग, पुराने कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तो किसान मजदूर संघर्ष समिति ने 7 मई को देश भर में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया और इस आंदोलन की प्रमुख मांग है कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को कानून का दर्जा दे और पुराने कृषि कानूनों को पूरी तरह खत्म करे। समिति के नेताओं ने स्पष्ट किया कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन सरकार को किसानों की आवाज सुननी होगी। आंदोलन के कारण कई ट्रेनों के प्रभावित होने की संभावना है और प्रशासन ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। बढ़ते आगे, महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में राहता से शिरडी की दिशा में 3 कारों का एक अजीब हादसा हुआ, लेकिन गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। हादसा तब हुआ जब राहता से शिरडी की ओर जा रही कार ने अचानक टर्निंग पॉइंट पर कार मोड़ी, जिसके बाद पीछे से तेज रफ्तार आ रही 2 कारें उस कार से टकरा गई।
और इस दुर्घटना में गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं स्थानीय नागरिकों ने इस क्षेत्र में लगातार हो रहे हादसों को रोकने के लिए उचित कदम उठाने की प्रशासन से मांग की है। बढ़ते आगे, महाराष्ट्र के यवतमाल शहर में पिछले 20 मिनट से भारी बारिश जो है वो लगातार जारी है और अप्रैल और मई में यहां की अत्यधिक गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है। आज तापमान की बात करें 44 डिग्री के ऊपर पहुंच गया था और अब इस बारिश ने कुछ राहत जरूर दी है। हालांकि मौसम में बदलाव के कारण गर्मी और उमस का असर पहले ही महसूस किया जा रहा था। महाराष्ट्र के परभणी जिले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए और अब बहाने बनाने का समय नहीं है। उन्होंने कांग्रेस और मौजूदा सरकार की तुलना को राष्ट्रीय पाप बताते हुए भाजपा को चेतावनी दी और इसके अलावा सपकाल ने जातिवार जनगणना पर भी टिप्पणी की और समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा की मांग की है। महाराष्ट्र के करनाला में रविवार रात करीब 11 बजे ओमकार ट्रैवल्स की एक निजी यात्री बस पलट गई। इस दुर्घटना में 35 से अधिक यात्रियों के बस के नीचे फंसने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सौभाग्यवश किसी तरह की जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ। बस मुंबई से कोंकण यात्रियों को लेकर जा रही थी जब यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया और घायलों को तुरंत MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना के कारण दोनों तरफ यातायात भी जाम हो गया। ये बस मुलुंड से कोकण में जा रही थी रत्नागिरी की तरफ और ये पनवेल पलसपा फाटा से आगे जो करनाला खिंड बोलते हैं उधर ये बस का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें 35 लोग थे। तो इसमें से 22 से 24 लोग अभी इधर MGM में हैं। पनवेल में गांधी हॉस्पिटल में 2 जन हैं और जो 2 जन का डेथ हुआ है वो अभी पनवेल उपजिला रुग्णालय में। तो मैं यही बताऊंगा जो एक्सीडेंट हुआ है वो एकदम भयानक हुआ है और रात के टाइम पे अभी कैसा हुआ है ये सोचने वाली बात है, क्योंकि रोड तो अभी अच्छा है ही बट फिर भी अभी बताया नहीं जा सकता कि कैसे हुआ। तो जो अभी हमारे इस दुनिया में अभी 2 जन नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते और जो 33 पीपल्स है उनके लिए अच्छे होने के लिए भगवान की तरफ मैं प्रार्थना करूँ। ये बस मुलुंड से कोकण में जा रही थी रत्नागिरी की तरफ और ये पनवेल। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कोपरगांव में भाजपा के नए शहर अध्यक्ष वैभव आढाव का भव्य नागरिक सत्कार आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि भाजपा युवा नेता विवेक भैया कोहली ने आढाव को शुभकामनाएं दी। साथ ही नितिन दादा कोहली, सुमित दादा कोहली समेत कई सामाजिक संगठन और नगर सेवक मौजूद रहे और इस दौरान नागरिकों ने आढाव से शहर के सर्वांगीण विकास की उम्मीद जताई और उनके नेतृत्व में संगठन को मजबूत होने का विश्वास भी जताया। इस आयोजन की काफी सराहना की जा रही है। और वहीं पीएम मोदी ने एक अहम फैसला लेते हुए आगामी जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल करने पर विचार शुरू कर दिया और यह निर्णय हाल ही में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसमें दशकीय जनगणना के साथ जाति आधारित आंकड़े इकट्ठा करने की प्रक्रिया भी को हरी झंडी दे दी गई है। भारत में जनगणना की बात करें हर 10 साल पर की जाती है, लेकिन साल 2021 में कोरोना महामारी के चलते इसे टालना पड़ा और अब सरकार ने इसे फिर से शुरू करने की स्वीकृति दे दी है। जनगणना के आंकड़े किसी भी देश की नीति निर्माण, कल्याणकारी योजना और संसाधनों के समान वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से जातीय जनगणना से स्पष्ट हो सकेगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग की वास्तविक संख्या क्या है। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस लंबे समय से जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं और इससे देश में जो पिछड़ा वर्ग है उनकी कुल संख्या का पता चल सके। सरकार का यह कदम सामाजिक जो समरसता है और आंकड़ा आधारित नीति निर्माण की दिशा में बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय जो है वो माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि आखिर जनगणना कब और कैसे शुरू होती है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र की मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। यह जनगणना मूल जनगणना के साथ ही कराई जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि जाति जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए।
Such surveys have created doubts in the society. Considering all these facts and to ensure that our social fabric is not disturbed by politics, caste enumeration should be transparently included. I am emphasizing the word transparently included in the census instead of surveys. This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकारों ने हमेशा से ही जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी के बाद से ही जाति को जनगणना की किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया कि जातिगत जनगणना को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसके बाद एक मंत्रिमंडल समूह का गठन किया गया। इसमें ज्यादातर राजनीतिक दलों ने जातिगत जनगणना की मांग की। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने महज खानापूर्ति का ही काम किया। उसने महज सर्वे कराना ही उचित समझा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। वहीं जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि यह हमारी लंबे समय से मांग थी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। कास्ट वाइज सेंसस की घोषणा सेंट्रल मिनिस्टर वैष्णव जी ने की, इसका हम स्वागत करते हैं। सच तो यही कि ये काफी दिनों से हमारी मांग थी। राहुल जी ने संघर्ष करके इस मांग को कंटिन्यूस स्क्रीनिंग की बात की थी कि हर समाज को उसको अधिकार मिले, या विशेष रूप से ओबीसी समाज को ये अधिकार मिले और उनके आरक्षण का भी जो प्रॉब्लम हो वो भी सॉल्व हो। सवाल यही आता है कि हमने जब हमारी सरकार थी सेंट्रल में, मनमोहन सिंह जी साहब ने इसका सेंसस करवाया था। 2011 तक इसका सेंसस पूरा हुआ था। फिर भी ये सेंसस को लागू करने के लिए, इस सेंसस को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें लाएगी और उसका विरोध पुरजोर से अभी की सरकार ने किया था। भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 के उपनिवेशक अभ्यास के साथ हुई थी। जनगणना का उपयोग सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों द्वारा भारतीय आबादी का आकलन करने, संसाधनों तक पहुंच बनाने, सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा तय करने और परिसीमन अभ्यासों के लिए किया जाता है। हालांकि इसकी एक अप्रभावी साधन के रूप में आलोचना की जाती है। भारत में जाति आधारित आंकड़ा संग्रह का एक लंबा इतिहास है, जिसमें वर्ष 1931 तक की जातियों की सूचना शामिल है। लेकिन वर्ष 1951 के बाद जातिगत आंकड़ों का संग्रह बंद करने का निर्णय लिया गया ताकि इस विभाजनकारी दृष्टिकोण से बचा जा सके और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि बदलती सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता और सटीक सूचना की आवश्यकता को देखते हुए जातिगत जनगणना का नए सिरे से मांग किया जा रहा था। जातिगत जनगणना के महत्व की बात करें तो आपको बता दें कि इससे सामाजिक असमानता को दूर करने में मदद मिलती है। जातिगत जनगणना वंचित समूहों की पहचान करने और उन्हें नीति निर्माण की मुख्य धारा में लाने में मदद कर सकती है। विभिन्न जाति समूहों के वितरण को समझकर सामाजिक असमानता को दूर करने और हाशिए पर आए समुदायों के उत्थान के लिए नीतियों को लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही जातिगत जनगणना विभिन्न जाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों और आवश्यकताओं के बारे में सूचना प्रदान कर इस संबंध में मदद कर सकती है। यह नीति निर्माताओं को ऐसी नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करती है जो प्रत्येक समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करे और इस प्रकार समावेशी विकास को बढ़ावा दे। वहीं जातिगत जनगणना के विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि जाति आधारित भेदभाव अवैध है और जाति जनगणना जाति व्यवस्था को मजबूत करेगी। उनका मानना है कि लोगों को उनकी जातिगत पहचान के आधार पर बांटने के बजाय सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत अधिकारों और समान अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जातियों को परिभाषित करना एक जटिल मुद्दा है क्योंकि भारत में हजारों जातियां और उपजातियां पाई जाती हैं। जाति जनगणना के लिए जातियों की स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता होगी, जो आसान कार्य नहीं है। आलोचकों का तर्क है कि इससे समाज में भ्रम, विवाद और विभाजन की वृद्धि की स्थिति बन सकती है।
कुछ लोगों का तर्क है कि जाति जनगणना में सामाजिक विभाजन की वृद्धि हो सकती है। इसके बजाय सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा। जातिगत जनगणना के पक्ष और विपक्ष दोनों में ही प्रबल तर्क मौजूद है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और संसाधनों के समान वितरण के लिए आबादी पर सटीक आंकड़े का होना आवश्यक है। जातिगत जनगणना सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की प्रभावशीलता की निगरानी करने और भारतीय समाज की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करने में भी मदद कर सकती है। नीति निर्माताओं के लिए अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करने के लिए दोनों पक्षों के तर्कों पर सावधानी पूर्वक विचार करना अत्यंत जरूरी है। केंद्र की मोदी सरकार ने जाति फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।